हेलो गाइस, और कैसे हैं आप सब लोग। और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली ईरान और यूएसए के ऊपर। तो उनकी क्या राइवलरी है, क्या उनका इतिहास है, क्या उनका पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। बेसिकली वी विल ट्राई टू डिस्कस। बट हो सकता है कि ये वीडियो सबसे पहले हमारी हिस्ट्री के ऊपर रहेगी कि उनका क्या इतिहास है, देन वी विल गो टू द प्रेजेंट कि क्या एग्रीमेंट हुआ है या क्या उनके बीच में संभावना है कि ये वॉर रुकेगा नहीं रुकेगा, क्या होगा इन नियर फ्यूचर, क्या हो सकता है और क्या उनका एग्रीमेंट बोलता है, और उस चीज़ के ऊपर क्या है कि बेसिकली कितना दोनों लोग अमल करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि हमारा ये वीडियो दो पार्ट में भी हो सकता है। अगर ये वीडियो बड़ी होती है देन वी विल ट्राई टू कंक्लूड इट इन टू द टू पार्ट्स। अब हम सबसे पहले बात करें कि यूएसए और ईरान की राइवलरी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो हमको 1901 पे जाना पड़ेगा, 1901 में, जब डार्सी कमीशन नामक उनके यहाँ पे क्या हुआ कि एक पैक्ट हुआ। जो पैक्ट क्या है, डार्सी एक बेसिकली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जो ब्रिटिशर्स की थी, और उसके बाद में क्या थी, जो शाह थे, जो ईरान के उस समय के जो शाह थे, जो बेसिकली क्या है कि वहाँ पे किंगशिप ही चलती थी, तो उस टाइम के जो शाह थे उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। बेसिकली क्या है कि ये एग्रीमेंट था कि ब्रिटिशर्स को एक्सक्लूसिवली उनके क्रूड ऑयल के ऊपर क्या है, एक्सट्रैक्शन का एक्सक्लूसिव राइट ब्रिटिशर्स की उस कंपनी को मिल गया, जिसकी हम बात कर रहे हैं डार्सी कमीशन करके। ये जो पैक्ट हुआ, तो डार्सी ही उस कंपनी का नाम था। अब बेसिकली अब बात करें कि उसके साथ में मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स ने 1901 में ही ईरान को अपना एक पेट्रोल पंप की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। अब देखिए, जैसा कि हमारे यहाँ पे भी एक थ्योरी फेमस है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। उसमें क्या होता था, क्या है कि ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमारे शोषण किया और उसके बाद में प्रॉफिट बना के ले आते थे, बाकी इंडियंस को कुछ नहीं मिलता था। इंडियंस की कंडीशंस ब्रिटिशर्स के टाइम के बाद में बद से बदतर होती चली गई। सिचुएशन वाज बिकमिंग वर्स एंड वर्स। अब देख लीजिए, सेम कंडीशन हम बात करें तो ईरान में थी। ईरान के पास में ऑयल था, सब कुछ था, बट ईरान के लोगों को उसका कोई फ़ायदा नहीं था। बेसिकली क्या था, अब मैं बताऊं तो उसमें क्या था कि ईरान का जो ये साथ था, इसने ईरान इससे ब्रिटिशर्स की इस कंपनी से काफ़ी ज़्यादा लोन ले रखा था। अब 1931 का एक फिगर जो सामने आता है उसमें यह है कि लगभग 3 लाख पाउंड का प्रॉफिट हुआ, और लगभग 10 मिलियन पाउंड क्या था जो टैक्स के फॉर्म में इन्होंने शाह ने उसकी कंपनी को भर दिया। अब आप देखेंगे कि बेसिकली क्या है कि जितना प्रॉफिट नहीं था उससे ज़्यादा टैक्स दिया जा रहा है। मतलब क्या है कि आप उसके ही खजाने को यूज़ कर रहे हो, उसके ही रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, और उसी से ही टैक्स में भी ले रहे हो। अब इससे क्या है, लोगों का किसी भी तरीके से कोई बेनिफिट नहीं था। अब इसके बाद में इस जो पैक्ट था, इसका टेन्योर था 60 ईयर्स का। अब हम इसके बाद पहुंचते हैं 1951। 1951 में क्या हुआ, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई। मोहम्मद मोसाद करके थे वहाँ पे, जिनको प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे चुना गया 1951 में। और उसके बाद में क्या था कि मोहम्मद मोसाद ने इसको आईसीजे में इसको चैलेंज किया, इस वाले जो ये पैक्ट था डार्सी पैक्ट को। और उसमें क्या था कि बेसिकली कि क्या है कि ईरान के पास में उसके ऑयल्स का एक्सक्लूसिव राइट होना चाहिए। तो क्या है कि आईसीजी ने उसको बेसिकली क्या है कि ईरान को किसी भी तरीके का ये जजमेंट देने से तो मना कर दिया, बट ये कहा कि उनकी पार्लियामेंट इस चीज़ पर डिसीजन ले सकती है। अब उसके बाद में क्या है कि ये मोहम्मद मोसाद ने इसका ऑयल का क्या नेशनलाइजेशन इन्होंने कर दिया। अब ऑयल का नेशनलाइजेशन के साथ में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स का जो एक्सक्लूसिव राइट था, या ब्रिटिशर्स और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे, जब ब्रिटिशर्स क्या है कि और ज़्यादा चाह रहे थे कि अभी हमारे पास में कंट्रोल रहना चाहिए जब तक, क्योंकि ईरान का ऑयल ख़त्म नहीं हुआ था, और ब्रिटिश में या यूएसए में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चल रहा था। तो ब्रिटिशर्स का और यूएसए की यहाँ से स्टार्ट होती है कि आगे राइवलरी ईरान की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। जब ऑयल का नेशनलाइजेशन स्टार्ट हुआ और ब्रिटिशर्स को साइडलाइन कर दिया गया, तो ब्रिटिशर्स और यूएसए ने मिलकर एक ऑपरेशन एजेक्स लॉन्च किया। और ये बेसिकली ऑपरेशन 1953 में लॉन्च किया गया, जिसमें क्या था कि ईरान की ये जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, मोहम्मद मोसाद, इनको क्या किया गया कि इनको ओवरटर्न कर दिया गया, इनको जेल में डाल दिया गया। और जो शाह थे, महमूद शाह, जो ईरान के ये शाह थे, उनको क्या किया गया, उनको चेयर पे बिठा दिया गया। अब देखिए क्या है कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो शाह थे,
अब ये अमेरिका के बिल्कुल प्रो अमेरिकन थे, इन्होंने प्रो अमेरिकन स्टाइल को प्रमोट किया। अब उस टाइम में क्या है कि आप एक चीज़ और देखेंगे पॉजिटिव क्या हुआ कि बेसिकली महिलाओं के पास में राइट आए, लोगों के पास में राइट आए, मतलब इन्होंने वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट किया, वेस्टर्नाइजेशन को काफ़ी बहुत तेज़ी से इनके टाइम में ये प्रमोट किया गया। लगे कुछ लोग इनके अपोज में जाने लगे। बेसिकली क्या है, स्टार्टिंग में इनके पास में भी पुलिस होती थी, वो भी अपने अगर कोई विद्रोही होता था तो उसको दबा देते थे और बेसिकली क्या है कि उसको शांत कर देते थे। बट क्या है कि अब हम पहुंचते हैं, अब ऑपरेशन एजेक्स के बाद में शाह का रूल स्टार्ट हुआ और शाह का रूल पहुंच गया है 1979 में। अब आप देखिए 1979 के आसपास में क्या हुआ। 1979 के आसपास में जो क्लर्जिक या फिर जिनको हम बोलते हैं कि धर्मगुरु, ये आपका खामेनी परिवार से ये लोग आते थे और इन्होंने क्या किया कि ये रुहुल्लाह खामेनी इन्होंने बेसिकली एक रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट स्टार्ट किया। अब इनको जेल में भी डाल दिया गया, 11 साल लगभग इनको एग्जाइल में रखा। और 1979 में क्या हुआ कि जो ये साथ है इन्होंने इनको डिक्टेटर, बेसिकली क्या ट्रेटर बोला कि ट्रेटर हैं, तो उस टाइम में हिंसा और तेज़ी से भड़क गई और अब दौर शुरू होता है ईरानियन रिवॉल्यूशन या इस्लामिक रिवॉल्यूशन का। अब देखिए क्या है कि सबसे पहले मैं बात करूं तो खामेनी जो थे इन्होंने हमेशा जो ये साथ है इसको अन इस्लामिक कहा, इसको ट्रेटर कभी नहीं कहा। और जैसे ही इन्होंने खामेनी को ट्रेटर कहा तुरंत ही हिंसा यहाँ पे भड़कनी स्टार्ट हो गई। अब देखिए क्या है कि 1979 का दौर था और क्या है कि इस गवर्नमेंट को अब टॉपल किया गया है। खामेनी अब सत्ता में पूरी तरीके से कंट्रोल फॉर्म में आ चुके थे। अब वहाँ पे डेमोक्रेसी दोबारा से लागू हुई, बट ज़्यादातर कंट्रोल जो था वो खामेनी के ही हाथ में था। अब आप देखेंगे कि कुछ लोग इसके सपोर्ट कर रहे थे, कुछ अपोज कर रहे थे। अब खामेनी ने जो लोग अपोज कर रहे थे उनके लिए एक गार्जियन काउंसिल बनाई। अब गार्जियन काउंसिल में क्या था कि बेसिकली इसके अंदर 3 रूल थे कि अगर कोई पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास करेगी और वो अन इस्लामिक होगा देन वी कैन ओवरटर्न दैट पार्लियामेंट लॉ ऑल्सो। अगर कोई भी इलेक्शन होता है तो उसका क्या है कि हम लोग क्या है सुपरवाइज कर सकते हैं और इलेक्टेड लीडर्स को भी वो लोग चेंज कर सकते हैं अगर वो अन इस्लामिक लगता है तो, किसी भी तरीके से उसके एक्शन अगर अन इस्लामिक होते हैं। अब क्या है कि 1989 में इनकी भी मृत्यु हुई और अब दौर शुरू होता है अयतुल्लाह अली खामेनी का, जिनको अभी रिसेंटली यूएसए ने एयर स्ट्राइक में 2026 में अभी जिनको एयर स्ट्राइक में मारा और ये टॉप पे बैठा। अब इन्होंने यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के स्टार्टिंग की। इनका ये मानना था कि कोई भी अगर कंट्री को अपने आप पे कंट्रोल रखना है या उसको सेफ रहना है तो उसके पास में न्यूक्लियर पावर होनी चाहिए। बेसिकली क्या है कि आगे जैसे इंडिया में है डॉक्ट्रिन ऑफ डेटरेंस की, बेसिकली क्या है कि आपको डेटरेंस इतना बना के रखना है अपना, ताकि अगर कोई आप पे अटैक करने से पहले 4 बार सोचे कि भाई अगर सामने वाला भी हम पे अटैक करेगा तो वो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होगा। बट इन्होंने जो ये कार्यक्रम की स्टार्ट की, न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, वो इसको बेसिकली एनर्जी पर्पस के लिए ही रखा कि एनर्जी पर्पस है, हम यूरेनियम का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ एनर्जी के लिए इसका यूज़ करेंगे। बट क्या था कि वर्ल्ड में यही न्यूज़ थी कि बेसिकली ईरान जो है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने के लिए तैयार है और वो कभी भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना सकता है। अब देखिए ईरान क्या है कि एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को भी प्रमोट करता है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से मतलब है कि वो अपने प्रॉक्सीज को उसने जगह जगह पे सेटल कर रखा है, या कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिनको, या फिर बेसिकली हम बोलेंगे कि आपका क्या है कि जो विद्रोही ग्रुप हैं उनको उसने क्या सपोर्ट कर रखा है। जैसे हम बात करें तो गाजा में हमास को, हिजबुल्लाह को लेबनान में और हाउतीस को यमन में, जो 3 इसके प्रॉक्सीज हैं जिनको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की फॉर्म में बोला जाता है, या इसको हम बोल सकते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म भी है ये, या यूएसए भी इसको टर्म देता है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। अब बेसिकली क्या है कि इनको वो फाइनेंस करता है, इनको सपोर्ट करता है और किसी भी तरह की ज़रूरत आने पर ये लोग इनके काम आते हैं। अब जैसे क्या हुआ, अब आप देखेंगे कि गाजा में क्या हुआ था। गाजा में जो इज़राइल का वॉर स्टार्ट हुआ, सबसे पहले शुरुआत किसने की? शुरुआत की उन लोगों ने जिन्होंने वहाँ से इज़राइल से लोगों को किडनैप किया या लोगों को मार दिया। अब हम बात करें कि ये जो अली खामेनी थे, इनके टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए। जो सबसे रिसेंट प्रोटेस्ट है वो 2025 का प्रोटेस्ट है, जिसमें अप्रोक्स 7,000 लोग मारे गए या मार दिए गए।
अब इसमें देखिए ये कॉन्सेप्ट लाए डेथ टू अमेरिका की। बेसिकली क्या है कि हम अगर कोई ईरान के अगेंस्ट में काम कर रहा है तो उसको मृत्यु के घाट उतार देंगे। तो इसके बाद में बात आती है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस या यूएसए का इससे क्या लेना देना। भाई आपके पास में ठीक है, आपने कोई रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स बना दी या कुछ ही बना दिया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना दी, अगर वो यूएसए को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा रही है, देन वाई द यूएसए विल अपोज इट। बिकॉज आज के टाइम में कोई भी कंट्री अपने फ़ायदे के लिए ही बात करता है। अब हम बात करें एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, अब आपने देखिए तेहरान में भी इन्होंने बेसिकली क्या है कि यूएसए ट्रूप्स को टारगेट किया, उसके बाद में क्या है कि इसको डीस्टेबलाइज करने की कोशिश की। जो उसके पार्टनर कंट्रीज़ हैं, जैसे हम इसराइल की बात कर रहे थे तो यूएसए का पार्टनर कंट्रीज़ है, तो उसको डीस्टेबलाइज करने की कोशिश की। इसके बाद में क्या है कि इन्होंने ग्लोबल ट्रेड को भी थ्रेटन किया। अब ग्लोबल ट्रेड को थ्रेटन कैसे किया कि बेसिकली हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे इन्होंने अपना कंट्रोल किया, और उसके बाद में ये है कि कुछ मतलब ये जब भी चाहते तभी उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देते, जो कि मोर देन 20 से 40% सप्लाई का सोर्स है वर्ल्ड की एनर्जी नीड्स का। अप्रोक्स 20 to 30% सप्लाई इससे यहाँ से प्राप्त होती है। अब देखिए क्या है कि ये तो हुआ कि ईरान और यूएसए में राइवलरी किस तरीके से स्टार्ट हुई। अब अली खामेनी को तो इन्होंने 2026 में यूएसए ने एयर स्ट्राइक में मार दिया है। अब उनकी जगह पे उनका लड़का या बेसिकली क्या है, आई थिंक सन इन लॉ है, जो कि अब फ़िलहाल पावर में है। बाकी उसके ऊपर भी अटैक किया गया। बाकी अभी वो किसी भी तरीके से मीडिया के सामने अभी नहीं आया कि उनकी क्या कंडीशन है, क्या है क्या नहीं है। बाकी अभी आपने देखा होगा कि स्विट्ज़रलैंड में यूएसए और आपका ईरान की पैक्ट होने की बात है कि पैक्ट हो चुका है। मोस्ट ऑफ द कंडीशंस हमारी डिस्कस हो चुकी हैं और वी आर एग्रीड ऑन मोस्ट ऑफ द कंडीशंस। जो पैक्ट हुआ है ये तो इसके बारे में भी हम लोग बड़ी डिटेल्स में बात करेंगे। बाकी फ़िलहाल हमारा मोटिव था कि हम लोग इतिहास में जाएं, हिस्ट्री को जानें और ईरान की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें कि भाई यूएसए और ईरान के युद्ध का रीज़न क्या है, क्या उनके युद्ध का कारण है, और आगे इनका फ्यूचर क्या है, क्या ये लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे। बाकी इतिहास को हमने जान लिया, अब हम बात करेंगे कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, तो आज की टाइम की कंडीशन क्या है। देखिए इस पार्ट को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी वीडियो लाएंगे, बिकॉज वीडियो अदरवाइज़ काफ़ी लंबी हो जाएगी या काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि अगर हमारी वीडियो में कोई कमी है, किसी भी तरह की कोई कमी रह गई है तो हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा जागरूक रहें और जिम्मेदार बने और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। और ये वॉर जो है लगभग एंड की तरफ है। देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वॉर एंड की तरफ, की वॉर तो एंड हो जाएगा, बट ये क्या रहेगा कि नो वॉर नो पीस वाला टाइम रहेगा, कि ना ही तो वॉर रहेगा ना ही पीस रहेगी, और किसी भी टाइम में कोई सीज़ फायर तोड़ता रहेगा और ये धीरे धीरे चलता रहेगा। बाकी अब हम इसी टॉपिक के साथ में अपने आज के टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। बाकी पार्ट 2 या इसका जो एग्रीमेंट की कंडीशंस हैं या क्या चल रहा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आएंगे। थैंक यू।